बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस ट्यूटोरियल में हम फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन को डिस्कस करने वाले हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट में फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कैसे की जाती है और हम कैसे उस डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट करते हैं, उसमें मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं, और इन पॉइंट्स को आज हम इस ट्यूटोरियल में अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे, ताकि हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो अच्छे तरीके से सबमिट करवा सकें और हमें हाई मार्क्स जो हैं हम वो गेन कर सकें। सो गाइज हम स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने एक टेम्पलेट मौजूद है, जिसमें सबसे पहले ऊपर यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट का लोगो आ जाता है, जिसे टाइटल लोगो भी कहा जाता है। इसको एज इट इज़ हम सेंटर अलाइनमेंट के साथ यहाँ पे ही रखेंगे। उसके बाद फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग एंड आईटी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कंप्यूटिंग एंड आईटी की डॉक्यूमेंटेशन की, तो इसलिए यहाँ पे फैकल्टी का जो नाम है वो यही आएगा, फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग एंड आईटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट। उसके बाद जो ये एरिया है, यानी कि ये जो पार्ट है, ये टाइटल पार्ट होता है। अब जो बच्चे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कर रहे हैं उनका जो जो टाइटल है वो यहाँ पे आएगा। एयर पोल्यूशन ऑब्जर्वेंस की जगह पे ही उनका टाइटल आएगा। और टाइटल का जो साइज होता है वो हमेशा 14 होता है। और हमने 16 के अकॉर्डिंग जो है हमने अपना टाइटल सेट करना है। टाइटल का साइज जो है वो 16 होता है और 16 टाइटल के साथ हमने यहाँ पे अपना टाइटल सेट करना है, 16 साइज के साथ। ओके। नेक्स्ट, बीएस कंप्यूटर साइंस, अगर आपका प्रोग्राम एडीबी कंप्यूटर साइंस है, अगर आप बीएस कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो आपने एडीपी और बीएस यहाँ पे मेंशन करना है। देन उसके बाद आपका ईयर आ जाता है, यानी कि आपकी डिग्री किस साल से लेकर किस साल तक है। यानी कि आपने फॉल 2019 में डिग्री शुरू की और डिग्री कब कंप्लीट हो रही है। जैसे कि अभी जो करंट यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट में सेमेस्टर, रनिंग सेमेस्टर है, जो फाइनल प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट कर रहा है, उसमें फॉल 2021 के स्टूडेंट्स हैं। और फॉल 2021 से उनकी डिग्री कब कंप्लीट हो रही है, उनकी डिग्री कंप्लीट होगी स्प्रिंग 25 में। गॉट इट। तो इसी तरह वो अपना मेंशन करेंगे यहाँ पे डिग्री स्टार्ट एंड डिग्री एंड। उसके बाद जब हम आगे मूव करते हैं तो मेन पार्ट आता है सुपरवाइजर का। सुपरवाइजर का फॉन्ट यही रहेगा, इटैलिक में रहेगा, टाइम न्यू रोमन रहेगा, लेकिन इसको बोल्ड नहीं करना और इटैलिक में हमने इसको सेट करना है। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे ये गलती करते हैं कि वो खुद से इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, यानी कि ये इटैलिक है तो इसको चेंज करके वो इटैलिक खत्म करके अंडरलाइन लगा देंगे या बोल्ड कर देंगे खुद से। ऐसा नहीं करना। जो फॉर्मेट आपको डिपार्टमेंट की तरफ से दिया गया है आपने उसको मस्ट फॉलो करना है। सो नीचे आपकी आपके सुपरवाइजर का नाम आएगा, जैसे कि यहाँ पे गुलशन बानो आ रहा है, तो जो आपके सुपरवाइजर हैं उनका नाम आपने इसी फॉर्मेट में, इसी साइज के साथ, इसी स्टाइल के साथ आपने लिख देना है। उसके बाद खुद से अमेंडमेंट नहीं करनी। तो उसके बाद को सुपरवाइजर, अगर को सुपरवाइजर स्टूडेंट्स ऑप्शनल होता है। अगर आपका को सुपरवाइजर है तो वेरी गुड। अगर को सुपरवाइजर नहीं है तो आप इस पार्ट को रेज भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप को सुपरवाइजर ऐड करें। गॉट इट। तो को सुपरवाइजर ऐड करने का भी तरीकाकार वही है जो कि हमने सुपरवाइजर को ऐड करना है, यानी कि सेम इसी फॉन्ट के साथ, इसी साइज के साथ और इसी फॉन्ट स्टाइल के साथ। ठीक है। और इसी जगह पे सेंटर अलाइनमेंट के साथ ही। ओके। सबमिटेड बाय, डेफिनेटली सबमिटेड बाय जो मेंबर्स होंगे। अब 2 मेंबर्स हैं, 3 मेंबर्स हैं, 4 मेंबर्स हैं, तो वो मेंबर्स के नेम इसी सीक्वेंस से आएंगे। बिल्कुल एक मेंबर वन का नेम आएगा। ये मेंबर वन यहाँ पे खत्म कर देंगे आप। मेंबर वन की जगह पे आपका पूरा नाम आ जाएगा। फिर मेंबर टू का नाम आ जाएगा, फिर मेंबर थ्री का नाम आ जाएगा, फिर मेंबर फोर का नाम आ जाएगा। और कोशिश करें कि ये बिल्कुल ये वाली अलाइनमेंट बिल्कुल स्ट्रेट आए। ठीक है। तो ये बिल्कुल जैसे ये मेंबर का एम सब बराबर आ रहा है, इसी तरह आपके नेम के जो नाम है वो स्टार्टिंग सेम हो, यानी कि एक रो कॉलम शो कर रहा हो। और देन इसी तरह रोल नंबर आपके मेंशन हो। जो भी स्टूडेंट है, मेंबर वन है उसका रोल नंबर मेंबर टू है। ये भी एक सीक्वेंस फॉर्मेट में है। देखें गाइज, यहाँ पे एक चीज याद रखें, डॉक्यूमेंटेशन जितनी खूबसूरत, जितनी अच्छे तरीके से की होगी, अलाइन की होगी डॉक्यूमेंटेशन, अलाइनमेंट के साथ प्रॉपर प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए, तो आपका जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन के जो मेजर मार्क्स हैं वो कभी भी कट नहीं होंगे। क्योंकि जब भी आप कहीं पे अपना डिफेंस देते हैं या आप कहीं पे जाके प्रेजेंट कर रहे होते हैं अपने प्रोजेक्ट को, तो सबसे पहले आपकी डॉक्यूमेंटेशन खोल के चेक की जाती है, पढ़ा जाता है उसको। और उस पढ़ने के दौरान सबसे पहले आपकी फॉर्मेटिंग देखी जाती है।
आपकी डॉक्यूमेंटेशन की अलाइनमेंट देखी जाती है, बोल्ड वर्ड्स देखे जाते हैं कि कहाँ पे बोल्ड था, इसने बोल्ड किया या नहीं किया, कहाँ पे किस फॉर्मेट का रिक्वायरमेंट थी वो पूरी फुलफिल की है या नहीं की। तो ये चीजें बड़ी मैटर कर रही होती हैं। तो गाइज इस तरह आपने फॉर्मेटिंग पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन के मार्क्स फ्री के मार्क्स होते हैं जो कि हम जाया कर देते हैं अपनी गलतियों की वजह से, और ये बड़ी माइनर सी मिस्टेक्स होती हैं। सो उसके बाद आगे आ जाएगा फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग एंड आईटी यूनिवर्सिटी, एज इट इज ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, प्रोजेक्ट आईडी। डेफिनेटली आपको डिपार्टमेंट की तरफ से एक प्रोजेक्ट आईडी दी जाती है, और वो प्रोजेक्ट आईडी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। देन उसके बाद ग्रुप, नंबर ऑफ ग्रुप मेंबर्स, आपके टोटल मेंबर्स कितने हैं, उनके नंबर टोटल 3 है, 4 है, 2 है, जितने भी हैं। यहाँ पे आपका अगेन टाइटल आ जाएगा, को सुपरवाइजर, सुपरवाइजर का नाम और को सुपरवाइजर का नाम आ जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद आपने यहाँ पे अपने नेम, रोल नंबर्स एंड ईमेल एड्रेसेस ऐड करने हैं। कोशिश करें अपने यूनिवर्सिटी वाले ईमेल एड्रेस ऐड करें। अगर यूनिवर्सिटी वाला एड्रेस आपका नहीं वर्किंग कंडीशन में, तो आप देन अपना पर्सनल ईमेल भी ऐड कर सकते हैं। देन आगे मूव करते हैं। आगे चेक लिस्ट आती है, ये चेक लिस्ट एज इट इज ऐसे ही आएगी। ठीक है, अब ये चेक लिस्ट जो है ये एज इट इज ऐसे ही आएगी, ये काम आपका नहीं है। ये बेसिकली बाद में होता है जब प्रपोजल बन जाता है, ये सुपरवाइजर की तरफ से, और प्लेजरिज्म रिपोर्ट यस और नो, ये डॉक्यूमेंट अटैच होंगे या नहीं होंगे वो बाद में देखी जाएगी। ये एज इट इज आपने ऐसे ही रहने देना है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टेटमेंट ऑफ सबमिशन। स्टेटमेंट ऑफ सबमिशन होती है कि अब स्टेटमेंट ऑफ सबमिशन होता क्या है, होती क्या है बेसिकली। स्टेटमेंट ऑफ सबमिशन एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो आपकी तरफ से दी जाती है, और आप वहां पे मेंशन करते हैं कि भाई मैं सर्टिफाइड करता हूँ कि मैंने फलां टाइटल के साथ, फलां सुपरवाइजर के साथ ये प्रोजेक्ट अपनी बीएस डिग्री में कंप्लीट कर लिया। ठीक है, और मैं कंप्लीट करने के बाद ये सबमिट करवा रहा हूँ, और ये मेरी स्टेटमेंट है, और जिस पे आपके सुपरवाइजर के साइन होते हैं, आपके को सुपरवाइजर के साइन होते हैं, और जो आपका पीएमओ होता है, प्रोग्राम मैनेजर ऑफिसर जो होता है, वो भी इसके ऊपर साइन करता है। ओके, अब देखें यहाँ पे लिखा है दिस, दिस इज, इसको भी अच्छा, इसको भी एज इट इज ऐसे ही रहने देना है। सिर्फ आपने यहाँ पे अपना नाम बदलना है। दिस इज सर्टिफाइड डेट ऐसी रहेगा, वसील नईम जो भी यहाँ पे है इसकी जगह पे आप अपना नाम लिखेंगे, अपना रोल नंबर लिखेंगे, एंड सेकंड मेंबर का रोल नंबर एज सक्सेसफुली कंप्लीटेड, जो भी आगे एयर पोल्यूशन, यहाँ पे आप अपना टाइटल लिख देंगे। एट द डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस यूनिवर्स फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो ये है स्टेटमेंट ऑफ सबमिशन जो कि आपको लाजम होती है। अच्छा, अक्सर अक्सर बच्चे क्या करेंगे, वो इस स्टेटमेंट ऑफ सबमिशन को, ये कैपिटल लिखा हुआ है इसको स्मॉल कर देंगे। ठीक है, या इसको लेफ्ट अलाइनमेंट कर देंगे, या इसके ऊपर कुछ स्पेस क्रिएट कर देंगे। ऐसा नहीं करना। ठीक है, हमने इसी फॉर्मेट को फॉलो करना है। मैं अगेन बात फॉर्मेट पे कर रहा हूँ, फॉर्मेटिंग फॉर्मेटिंग फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग आपकी बहुत मैटर करती है, और जो भी एग्जामिनर होगा वो पहले फॉर्मेटिंग पे फोकस करेगा। सो नीचे फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट के सिग्नेचर्स की एज एज इट इज ऐसे ही लाइंस आएंगी। ओके, नेक्स्ट पेज पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट पेज हमारे पास आता है एक्नॉलेजमेंट का। अब एक्नॉलेजमेंट क्या होती है। एक्नॉलेजमेंट होती है कि जैसे कि हम कहते हैं जी, हम किसी का थैंक्स कर रहे होते हैं। ठीक है, या हम किसी को कह रहे होते हैं कि जी तो आपकी फेवर से या आपकी हेल्प से, या आप थैंक्स करना किसी को, या प्लेयर करना किसी को कि मैंने अपने पेरेंट्स की दुआओं की वजह से, या फलां टीचर ने या फलां सुपरवाइजर ने बड़ा मेरा हेल्प किया, जो मेरा सुपरवाइजर था उसने मेरी बड़ी हेल्प की और मैं इसे कंप्लीट कर पाया। और इस तरह ये देखें यहाँ पे लिखा डू नॉट कॉपी, ये कॉपी नहीं करना, आपने खुद से लाइंस लिखनी है उसके बारे में। ठीक है, तो बेटर है कि आप इसको एक दफा पूरे को पढ़ें, और इसमें से लाइंस निकाल के अपने एक्नॉलेजमेंट बना के लिख लें। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, और ये भी इतनी जो है कह सकते हैं आप रफ नहीं होनी चाहिए। ये एक अथेंटिक लाइंस होनी चाहिए। ठीक है, आप इसको जब पढ़ेंगे तो यहाँ से आप इसको फिर सेमराइज करके अपने एक्नॉलेजमेंट बना सकते हैं। ओके, ये बिल्कुल आसान चीज है, और इसका भी जो टाइटल है एक्नॉलेजमेंट का वो एज इट इज ऐसे ही आएगा, हम इसको चेंज नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नीचे आ जाए रिगार्ड्स, और आपके नाम आ जाएंगे मेंबर्स के। ओके, नेक्स्ट आता है डिक्लेरेशन फॉर्म। अब ये डिक्लेरेशन फॉर्म भी यही जाहिर कर रहा होता है कि कितने मेंबर्स थे, उसका टाइटल क्या था, किस बेस पे उन्होंने काम किया। ठीक है, ये सारा कुछ आपने इस एज इट इज इसको पढ़ना है, और इसके अंदर एडिटिंग करनी है, अपना नाम चेंज करना है, अपने फादर नेम, रोल नंबर, एंड देन सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर आर द स्टूडेंट ऑफ दिस डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ computing and computer science, University of Sialkot, hereby solemnly
डिक्लेयर दैट द कोटेड इन द दिस टाइटल के साथ हमने इसको क्लियर सबमिट करवा दिया। ठीक है, ये डिक्लेरेशन फॉर्म होता है। इसको एज इट इज ऐसे ही करेंगे और नीचे मेंबर्स की डेट डिटेल आ जाएगी। ओके, मेंबर वन, मेंबर टू, मेंबर थ्री एंड मेंबर फोर। देखें यहाँ पे मेंबर वन का नाम, रोल नंबर उसका, और ये नहीं आगे नहीं लिखना आपने, मेंबर वन को रेज करके इस जगह पे मेंबर वन का नाम, फिर रोल नंबर रेज करके रोल नंबर पे रोल नंबर, अपना पूरा रोल नंबर, और डेट मंथ एंड ईयर जो भी उस टाइम का होगी डेट होगी, ठीक है, वो आपने यहाँ पे मेंशन करने हैं। ओके, सर्टिफिकेशन क्या होती है? अब सर्टिफिकेशन में देखें, सर्टिफिकेशन होती है जो कि कह लेंगे आप एक सुपरवाइजर की तरफ से होता है कि भाई ये सुपरवाइजर की डिटेल है सारी, इसने ये सर्टिफाइड कर दिया। आपके को सुपरवाइजर और सुपरवाइजर की तरफ से एक सर्टिफिकेशन का फॉर्म होता है। ठीक है, जब भी उसने पढ़ा, सुपरवाइजर ने कहा ठीक है भाई, मैंने इनका सारा डॉक्यूमेंटेशन देखी है, मेरी सुपरविजन में इन्होंने काम किया, मैं क्लियरली इस टाइटल पे इन बच्चों को कंप्लीट सर्टिफाई करता हूँ कि भाई ये क्लियर है। ठीक है, मेरी तरफ से ये सुपरवाइजर फॉर्म बेसिकली होता है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ आई सर्टी, कौन दे रहा है? सर्टिफाई सुपरवाइजर दे रहा है। क्या आई सर्टिफाइड एट द प्रोजेक्ट टाइटल, इस टाइटल के साथ मैंने इन अंडर माय सुपरविजन, मेरी सुपरविजन में विद स्टूडेंट, इन स्टूडेंट्स के साथ मैंने ये काम किया या करवाया, और ये मेरी डिटेल है। जैसे सुपरवाइजर नेम पे सुपरवाइजर का नाम, उसका डिपार्टमेंट, फैकल्टी वगैरह, ईमेल, डेट वगैरह, ये सारी चीजें आ जाएंगी। और वो फिर यहाँ पे सिग्नेचर कर देगा कि यस भाई मैं सर्टिफाई करता हूँ। और मैं यहाँ पे अगेन बता दूं, आपने इसी फॉर्मेट को फॉलो करना है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी तब्दील नहीं करना खुद से, बस यहाँ पे टाइटल चेंज करेंगे, अपना नाम चेंज करेंगे, रोल नंबर चेंज करेंगे, और यहाँ पे सुपरवाइजर की डिटेल चेंज करेंगे। बाकी को सुपरवाइजर मैं अगेन आपको ये बता दूं, अगर है तो ऐड करें, अगर नहीं है तो ऐड करने की जरूरत नहीं है। आप इस पार्ट को रेज भी कर सकते हैं। ओके, उसके बाद अब आता है जी मेन पार्ट, और यहाँ से अब हमारी डॉक्यूमेंटेशन का जो मेन पार्ट है वो शुरू होता है, जिसमें आता है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट। अब एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? अक्सर बच्चों को गलती लगती है या बच्चे नहीं समझ पाते कि एब्स्ट्रैक्ट है क्या। एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली एक शॉर्ट समरी होती है आपके पूरे काम की, यानी कि पूरे FYP की, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की जो शॉर्ट समरी है उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, अब जैसे कि सबसे पहले आप अच्छा, और एक चीज, अक्सर बच्चे गलती करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट पूरे पूरे पेज का लिख रहे होते हैं या लेंथी लिख रहे होते हैं। इससे भी एब्स्ट्रैक्ट हमेशा शॉर्ट होता है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आपने इसको 15 से 16 लाइनों में वाइंड अप करना होता है। ठीक है, यह हद आप 18 लाइनों में जा सकते हैं, यानी आधे पेज से कम होता है ये। ठीक है, आप ऐसे कह लें। ठीक है, और इसका जो फॉन्ट होता है वो 12 होता है, और 12 फॉन्ट के साथ आपने इसको आधे पेज से कम पे खत्म करना होता है। अच्छा, अब एब्स्ट्रैक्ट जो है वो एक शॉर्ट समरी होती है। एब्स्ट्रैक्ट में ना आपने चार, 3 से 4 चीजें फॉलो करनी है। अब सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन, पहली 1.5-2-3 लाइनों में आपने अपने प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन देना है। देन उसके बाद आपने देना है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या थी, साथ ही आपने अगली कुछ 2-3 लाइनों में प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता देनी है। देन उससे अगली लाइनों में आपने प्रपोज मेथोडोलॉजी बतानी है। ठीक है, कि भाई हम इस मेथोडोलॉजी को यूज करेंगे इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हुए। देन उसके बाद लास्ट पे आप बता देंगे जी हमने ये काम इस मेथोडोलॉजी को यूज किया, और ये हमारे पास रिजल्ट्स आए, और हमने इस प्रॉब्लम को इस तरह ओवरकम किया है। ठीक है, और ये हमारा या तो बिजनेस मॉडल बन गया है, या हम इसको मार्केट में लाइक जो भी आप इसको एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, कुछ भी। तो इस तरह आप इसको टोटल एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में लिखेंगे, एक शॉर्ट समरी की फॉर्म में लिखेंगे, तो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगा। देखें, जब भी एग्जामिनर कोई भी आपकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने से पहले आपका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ेगा, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट एक शॉर्ट समरी होती है, और वो जितनी क्लियर लिखी गई हो, जितनी अच्छे तरीके से लिखी गई हो, उतना ही एग्जामिनर सॉरी एग्जामिनर जो है वो अच्छे तरीके से उसे समझ पाता है आपके प्रोजेक्ट को। इसलिए कभी भी एब्स्ट्रैक्ट लिखने में गलती ना करें। एब्स्ट्रैक्ट को बड़े ध्यान से और बड़े अच्छे तरीके से आपने लिखना है। ओके, नेक्स्ट आता है टेबल ऑफ कंटेंट। अब टेबल ऑफ कंटेंट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। अक्सर बच्चों को टेबल ऑफ कंटेंट ही नहीं बनाना आता। उन्हें हाइडिंग 1, हाइडिंग 2, हाइडिंग 3, हाइडिंग 4 का ही नहीं पता होता। अब मैं इस यहाँ पे सिर्फ आपको ये बता देता हूँ कि टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए प्रॉपर एक मेथड फॉलो होता है। उस मेथड को हम टेबल ऑफ कंटेंट मेथड कहते हैं। और डॉक्यूमेंटेशन में टेबल ऑफ कंटेंट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसको परफेक्ट तरीके से बनाना उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मैं आपके साथ एक ट्यूटोरियल शेयर कर दूंगा, या इसके बायो में एक लिंक रख दूंगा मेरा ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे। इसी यूट्यूब चैनल पे एक टेबल ऑफ कंटेंट के ऊपर प्रॉपर एक ट्यूटोरियल है। अगर आप उसको देखेंगे तो आपको टेबल ऑफ कंटेंट बनाना अच्छे से आ जाएगा, और आपको समझ आ जाएगी टेबल ऑफ कंटेंट बनाना कैसे है।
सो गाइज आप उस ट्यूटोरियल को देख के तो टेबल ऑफ कंटेंट अच्छे तरीके से बनाना सीख जाएंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ कि टेबल ऑफ कंटेंट आपको बनाना आना चाहिए। और जब तक ये टेबल ऑफ कंटेंट बेहतर नहीं होगा, अगेन आपके फॉर्मेटिंग इशू रहेंगे। तो टेबल ऑफ कंटेंट होता क्या है बेसिकली, चैप्टर वन कहाँ से शुरू हो रहा है, उसके अंदर जो सब टॉपिक्स है वो कहाँ कहाँ से शुरू हो रहे हैं, कौन से पेज के ऊपर कौन सा टॉपिक है। जैसे ये देखें, चैप्टर वन इंट्रोडक्शन उसका सब टाइटल है, लेकिन अब इंट्रोडक्शन का आगे से सब टाइटल है 1.1। ठीक है, ABC। और ये कहाँ से शुरू हो रहा है, पेज वन से। इसी तरह फिर आगे पेज टू, चैप्टर टू, ये शुरू हो रहा है पेज टू से। इस तरह ये टेबल ऑफ कंटेंट बनता चला जाता है। ठीक है। तो गाइस ये इसके ऊपर एक ट्यूटोरियल है जो कि आप उसको देखेंगे और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट आता है लिस्ट ऑफ फिगर्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये लिस्ट ऑफ फिगर भी इसी तरह बनता है जैसे कि ये टेबल ऑफ कंटेंट बना है, इसी तरह लिस्ट ऑफ फिगर भी बनता है। लिस्ट जो भी फिगर्स होते क्या है बेसिकली, फिगर्स होते हैं इमेजेस। देखिए, आप जो भी इमेजेस अपने ऐड करते हैं एफवाईपी में, वो एफवाईपी में इमेज का एक टाइटल होता है हर। जैसे आप वो याद होगा स्कूल लाइफ में हम पढ़ते थे, शोन इन फिगर 5.1। तो वो इमेज में हम फिर देखते थे 5.1 फिगर में ये कौन सी डायग्राम है, लाइक दिस। इसी तरह जो भी आप डायग्राम ऐड करेंगे या फिगर पिक्चर ऐड करेंगे, उसका आप एक फिगर असाइन करते हैं। ये फिगर नंबर ये है, फिगर नंबर ये, फिगर नंबर ये, वो फिगर सारी यहाँ पे आती हैं इकट्ठी होके। यानी कि फिगर वन फ्लां पेज से, फिगर टू का टाइटल ये, अच्छा ये टाइटल, इस टाइटल की ये फ्लां पेज से। इस तरह इसको बनाने का भी एक तरीकाकार है, उसका भी एक ट्यूटोरियल है, वो भी मैं आपको बायो में रख दूंगा। और आप उस वो उसको देख कर टेबल ऑफ फिगर या लिस्ट ऑफ फिगर आसानी से बना पाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपने मेरी बात को समझ गए हैं। इसी तरह लिस्ट ऑफ टेबल, जितने भी टेबल होंगे आपके डॉक्यूमेंट में, उनका भी एक फिगर, एक नंबर होता है, एक लेबल होता है। तो हर टेबल का एक लेबल होता है और उस लेबल की भी यहाँ पे प्रॉपरली टेबल बनता है कि फलां टेबल फलां पेज में है, फलां टेबल फलां पेज में है। ठीक है। तो ये तीनों लिंक्स जो है इंशाल्लाह मैं बायो में रख दूंगा, ताकि आप अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर पाएं और अच्छे तरीके से इसको परफॉर्म कर सकें अपनी डॉक्यूमेंटेशन में। सो गाइस आगे चैप्टर वन शुरू हो जाता है। अब चैप्टर वन इंट्रोडक्शन। अब चैप्टर वन में कौन कौन सी चीजें आएंगी, चैप्टर वन में हम लिखेंगे क्या क्या, और चैप्टर वन में बेसिकली होता क्या है, इसके ऊपर हम ट्यूटोरियल टू में डिस्कस करेंगे। और चैप्टर टू में या हर चैप्टर के अंदर, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, चैप्टर वन में आगे शुरू हो जाएगा ये, फिर चैप्टर टू आ जाएगा, फिर चैप्टर थ्री आ जाएगा, फिर चैप्टर फोर आ जाएगा, फिर चैप्टर फाइव आ जाएगा, फिर चैप्टर सिक्स अगर है तो ठीक है, नहीं तो फिर रेफरेंसेस आ जाएंगे। देन उसके बाद फिर अपेंडिक्स आ जाएगा, और फिर लास्ट पे हमारे पास अपेंडिक्स प्रोजेक्ट टेबल आ जाएगा, सुपरवाइजर मीटिंग लॉग वगैरह, ये चीजें आ जाएंगी। सो गाइज यहाँ तक तो आपको फॉर्मेटिंग पता चल गई है चीजों का। ठीक है। अब अगला जो पार्ट ट्यूटोरियल टू होने वाला है हमारा, उसमें हम चैप्टर वन की प्रॉपर एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ से हम शुरू करेंगे चैप्टर वन में कौन कौन से टॉपिक आ सकते हैं, और कब हमें कौन से प्रोजेक्ट की कंडीशन को समझते हुए कौन कौन से देखें। जरूरी नहीं है कि एक डॉक्यूमेंटेशन आप देख रहे हैं तो उसमें 10 टॉपिक्स हैं पहले चैप्टर में, तो आपने 10 के 10 ही ऐड करने हैं। कुछ प्रोजेक्ट में जैसे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में वो हो सकता है वो 10 सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन जब वेब बना रहे होते हैं तो वो 10 में से कुछ 7 सपोर्ट कर रहे होते हैं, हमें 7 लिखने होते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं यही आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक कैसे कैसे इंक्लूड करने हैं, और प्रॉपर कुछ डॉक्यूमेंट्स में लिंक, कुछ डॉक्यूमेंटेशन आपके सामने यहाँ पे शो भी करूंगा। और आपको फिर बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें कैसे कैसे इंपॉर्टेंट है, और आपको उम्मीद है कि अच्छे तरीके से समझ आ पाएगी। तो गाइस मैं अगेन आपको लास्ट पे यही कहूंगा इस ट्यूटोरियल में कि आपने फॉर्मेटिंग पे कंप्रोमाइज नहीं करना। अगर आपको कहीं पे फॉर्मेटिंग का इशू आता है, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझ पे मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छे तरीके से समझ आई है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जजाकल्ला है।